Assalamu alaikum students, this is Advocate Samra Irshad and you are watching Gist of Law. सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लॉ से रिलेटेड तमाम जो लेक्चर वीडियोस हैं और जो तमाम अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलती रहें। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए सीपीसी के सेक्शंस जो कि लॉ गैट के सिलेबस में गिवन थे। फिर हमने डिस्कस किया ऑर्डर 1 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑर्डर 6 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 which deals with pleadings. But before starting video, please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. ऑर्डर 6 के अंदर जनरली बताया गया है प्लीडिंग्स के बारे में। अब प्लीडिंग में रूल 1 बता रहा है ऑर्डर 6 का कि सिंपली प्लीडिंग का मतलब क्या है कि प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, मतलब दावा, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा। अब जो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर्स हैं ऑर्डर 6, 7 एंड 8, ये तमाम के तमाम जो 3 ऑर्डर्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और क्यों इंटरकनेक्टेड हैं कि ऑर्डर 6 हमें जनरली बता रहा है कि एक जो प्लीडिंग है वो किन चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो मुश्तमिल है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, अब प्लेंट के बारे में कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो दिया गया है ऑर्डर 7 में और रिटन स्टेटमेंट के बारे में एक कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है ऑर्डर 8 में। सो आज हमने डिस्कस करना है हमारा ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 का रूल 1 हमने पढ़ लिया कि प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। कि प्लीडिंग का मतलब क्या है, प्लीडिंग में 2 चीज़ें हैं सिंपली, एक प्लेंट है हमारा दावा और दूसरा है रिटन स्टेटमेंट हमारा जवाब दावा। इसके बाद हमारा रूल 2 है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। अब इसका क्या मतलब है कि प्लीडिंग कैसी होगी, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होगी, मतलब कंसाइज फॉर्म ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे प्लीडिंग्स के अंदर। अगर आपने प्लेंट लिखनी है या जवाब दावा लिखना है, रिटन स्टेटमेंट लिखनी है, तो उसके अंदर आपने रेलेवेंट फैक्ट्स बताने हैं जिस पर पार्टी की तमाम प्लीडिंग्स जो हैं वो रिलाई कर रही हैं। लेकिन प्लीडिंग में किसी भी किस्म के एविडेंस का जिक्र नहीं होगा, कि आप ये नहीं कहेंगे कि फलां गवाह की मौजूदगी में ये वाक़या हुआ, नहीं, आपने सिर्फ रेलेवेंट जो फैक्ट्स हैं कंसाइज, ठीक है, आपने वो बताने हैं अपनी प्लीडिंग्स के अंदर सीक्वेंस में। ठीक है, पैराग्राफ वाइज आपने वो जो है फैक्ट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर कभी आप कोर्ट गए हों, अदालत मतलब कचहरी वगैरह गए हों, तो आपने देखा होगा कि जो दावा होता है वो किस तरह लिखा होता है, उसमें फैक्ट्स बताए गए होते हैं। फैक्ट्स कैसे, फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 3, इस तरह करके जो नंबर वाइज है, सीक्वेंस वाइज है, वो फैक्ट्स जो हैं वो बताए होते हैं। ठीक है, प्लेंट के अंदर भी और रिटन स्टेटमेंट के अंदर भी। अब जो आपने नंबर्स हैं, इसमें एक लाइन दी गई है हमारे रूल 2 में कि जो नंबर्स हैं शैल बी एक्सप्रेस्ड इन फिगर्स। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है रूल 2 में कि जो आपने अपनी अमाउंट लिखनी है, फॉर एग्जांपल आप प्लेंट में आप जो दावा दायर कर रहे हैं उसमें आप अपनी जो रकम के बारे में लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो वो आप ये नहीं लिखेंगे कि जी फलां बंदे ने मुझसे 5 लाख लिए, तकरीबन 5 लाख लिए, नहीं, आपने उसमें एग्जैक्ट नंबर्स देने हैं कि फलां बंदे ने मुझसे फलां तारीख पे 5 लाख जो है वो ली थी रकम। ठीक है, इस तरह करके आपने एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं, उसमें आपने अप्रोक्सीमेट नहीं बताना कि जी तकरीबन इतनी रकम ली थी, ये आपने नहीं बताना, आपने एग्जैक्ट नंबर्स बताने हैं। अब रूल 2 में सिंपली 2 इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस।
पहली बात कि प्लीडिंग के अंदर आपने मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, रेलिवेंट फैक्ट्स बताने हैं, एसेंशियल्स बताने हैं, जिनकी वजह से आप जो है प्लीडिंग जो है, आप जो प्लेंट है वो दायर कर रहे हैं, वो आपने रेलिवेंट फैक्ट्स बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपने एविडेंस नहीं बताने, आपने अपनी प्लेंट के अंदर या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर गवाहान के बारे में नहीं बताना। वो जो प्रोसीजर है वो आगे जाके होगा। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट सिंपली कंसिस्ट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। इसके बाद हमारा रूल 3 है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स। अब इसको हम डायरेक्ट से पढ़ते हैं। द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन applicable and where they are not applicable forms of the like character as nearly as may be shall be used for all pleadings। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप अपने अपनी जो सीपीसी की बुक है वो देखें तो उसके एंड पर अपेंडिक्स दिए गए हैं जो कि बताते हैं प्लीडिंग्स के बारे में। क्या बताते हैं? प्लीडिंग कैसे होगी, प्लेंट कैसे लिखनी है, रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, ठीक है। उसका जो सारा का सारा फॉर्मेट है इन चीज़ों का, प्लेंट का और रिटर्न स्टेटमेंट का, ये बताया गया है सीपीसी की बुक के एंड पे जो अपेंडिक्स दिए गए हैं उनके अंदर, ठीक है। तो जो हमारा रूल 3 है वो उन अपेंडिक्स के बारे में बता रहा है। इसके बाद हमारा रूल 4 है पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है कि प्लीडिंग में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपने तफसीलात देनी है, पार्टिकुलर्स के बारे में बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा कहे कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ फलां चीज़ पर, तो सिर्फ प्लीडिंग में ये बता देना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, ठीक है, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बल्कि आपने उसके साथ अपने पार्टिकुलर्स बताने हैं, एसेंशियल्स बताने हैं कि जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस किस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें कंसिडरेशन क्या थी, उसमें कंडीशंस क्या रखी गई थी, उसमें जो है डेट कब थी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये तमाम के तमाम जो पार्टिकुलर्स हैं वो भी आपने साथ बताने हैं लाजमी तौर पे अपनी प्लेंट के अंदर, ठीक है। कि अगर पार्टी की प्लीडिंग जो है वो रिलाई करती है, हमारा रूल 4 बता रहा है, इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी इंक्लूडिंग पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर आपकी जो प्लीडिंग है वो रिलाई कर रही है इन तमाम चीज़ों पर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आपके साथ जो है फ्रॉड हुआ है, तो देन आप क्या करेंगे, आप उससे रेलेवेंट फैक्ट्स बताएंगे और तमाम हकाइक बताएंगे, जैसे कि हमारा रूल 3 बता रहा है पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, ठीक है। तो आप वो पार्टिकुलर्स बताएंगे कि जी मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ इतनी रकम का फ्रॉड हुआ है, हमारे दरमियान ये तय हुआ था, इस डेट को तय हुआ था, मैंने फला बंदे को रकम दी, उसने मुझे वापस नहीं की, या वो जो फ्रॉड है वो किस मोड पे हुआ है, किस डेट को हुआ है। ये तमाम के तमाम जो पार्टिकुलर्स हैं, एसेंशियल्स हैं, ये आपने लाजमी बताने हैं अपनी प्लेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू रूल 4 ऑफ ऑर्डर 6। इसके बाद हमारा रूल 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। इसमें बताया गया है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पार्टिकुलर्स। अच्छा, बेटर स्टेटमेंट के बारे में लॉ गैट के अंदर अक्सर जो है वो क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं वो भी ज़रा गौर से सुने, एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है बेटर स्टेटमेंट के बारे में वो लाजमी आता है कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ से क्लेम कर सकता है कि जी मुझे एक बेटर स्टेटमेंट दी जाए। अब बेटर स्टेटमेंट का क्या मतलब है रूल 5 में, कि जो प्लेंटिफ है उसने प्लेंट दी, ठीक है, उसमें पार्टिकुलर्स जो नेसेसरी थे जैसे हमने डिस्कस किया रूल 4 में, ठीक है, पार्टिकुलर्स वो अपनी प्लेंट में नहीं देता, वो रेलिवेंट फैक्ट्स नहीं बताता अपनी प्लेंट के अंदर। तो इस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंडेंट, कि अगर डिफेंडेंट कोर्ट को कहे कि जी मुझे समझ नहीं आ रही कि जो प्लेंटिफ है, जो ये पर्सन है मुझसे क्लेम क्या कर रहा है, इसने अपनी प्लेंट के अंदर जो पार्टिकुलर्स हैं वो तो बताए नहीं है, मुझे तो नहीं पता चल रहा कि ये मुझसे क्लेम क्या कर रहा है, ठीक है। जो प्लेंट है वो अनसर्टेन है, उसके अंदर जो है वो पार्टिकुलर्स नहीं बताए गए, रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं बताए गए, देन वो डिफेंडेंट क्या करेगा, रूल 5 के अकॉर्डिंग वो कोर्ट को कहेगा, वो क्लेम करेगा कि जी मुझे
प्लेंटिफ से एक बेटर स्टेटमेंट जो है वो लेके दी जाए, ताकि मुझे समझ आए कि जी ये प्लेंटिफ मुझसे क्या क्लेम करना चाह रहा है, ये मुझसे क्या मांग रहा है, किस चीज़ का ये मुझसे दावा कर रहा है। तो उस बेटर स्टेटमेंट के बाद वो डिफेंडेंट जो है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आगे लिखेगा। इसके बाद हमारा रूल 6 आ गया। बेसिकली इसमें बताया गया है कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में। अब कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? अगर मैंने एक सूट दायर करना है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो रूल 6 कह रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दायर करने से पहले आपने जो उसकी कंडीशन प्रेसिडेंट है वो फुलफिल करनी है। सबसे पहले हम अपने रूल 6 का जो बेयर एक्ट से वो पढ़ लेते हैं। Any condition precedent the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant। ठीक है। अब क्या बताया गया है कि आपने अपनी प्लेंट या रिटर्न स्टेटमेंट लिखने से पहले आपने अपनी जो कंडीशन प्रेसिडेंट है वो बयान करनी है। ठीक है। अब कंडीशन प्रेसिडेंट का क्या मतलब है कि फर्स्ट डिमांड पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो पर्सन कहेगा कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है। सिर्फ ये कह देना लाजमी नहीं है। अब इसमें कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी कि जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारे फलां फलां पर्सन्स के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट में फलां बंदे ने वायलेशन की, मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट जो था वो कम्प्लीटली परफॉर्म किया, उसको फुलफिल किया, फलां पर्सन ने उसमें वायलेशन की। ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा, उसको ब्रीच किया, किस डेट को किया। ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम कंडीशंस जो हैं जिनकी वजह से आपकी प्लेंट जो है, आपकी रिटर्न स्टेटमेंट जो है, जिन पर रिलाई कर रही है, जिनकी वजह से आपने जो है वो दावा दायर किया है, उन चीज़ों चीज़ों को हम कहेंगे कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है। वो कंडीशंस प्रेसिडेंट्स कहते हैं पहले से जो फर्स्ट डिमांड होती है। ठीक है। उन कंडीशंस की बेस पे जो है आप जो है वो दावा दायर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रॉड का आपने दावा दायर करना है तो उसमें कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी कि आप कहेंगे कि जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसमें जब वायलेशन हुई, अब वायलेशन हुई, ये आ गया कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है। ये फर्स्ट डिमांड आ गई, फर्स्ट डिमांड फुलफिल हुई कि जी वायलेशन हुई, देन आपने जो है वो दावा दायर कर दिया। ठीक है। तो उस प्लेंट में और रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आपने अपनी जो है वो कंडीशन प्रेसिडेंट बतानी है। ठीक है। मैं आपको सिंपली एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक वुमेन है, एक औरत है, उसने खुला का मुकदमा करना है, तो उस खुला के मुकदमे में उसकी कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होगी? वो कहेगी, कोर्ट पूछेगी कि जी बताएं आपने खुला क्यों लेनी है? तो वो औरत कहेगी कि जी मेरा शोहर मुझे मारता है, मुझे मारता पीटता है, वो शराबी है, उसका मेरे साथ रवैया ठीक नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं? ये कंडीशन प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है। ये वो कंडीशंस हैं जिनके ऊपर आपकी प्लीडिंग जो है, आपकी प्लेंट जो है वो रिलाई कर रही है। ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपने जो है वो दावा दायर करना है, जिनको रूल 6 में कंडीशन प्रेसिडेंट्स कहा गया है। इसके बाद रूल 7 है डिपॉर्चर। अब बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same। अच्छा, अब डिपार्चर का क्या मतलब है कि चेंजिंग करना या फिर अमेंडमेंट करना प्लीडिंग में। कि अगर प्लीडिंग में कोई अमेंडमेंट करनी है तो अमेंडमेंट कैसे होगी? रूल 7 के अकॉर्डिंग वो अमेंडमेंट होगी थ्रू एप्लीकेशन, अदरवाइज उसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट नहीं होगी। और साथ ही साथ हमारा रूल 7 हमें बता रहा है कि अगर आपने अपनी प्लीडिंग के अंदर अमेंडमेंट करनी है तो वो कैसे होगी? उसमें आप जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। उसमें ये अमेंडमेंट नहीं करनी कि आप उसकी जो है वो उसमें न्यू ग्राउंड क्लेम कर दें। ठीक है। न्यू एलिगेशन जो है, न्यू फैक्ट्स क्लेम कर दें। नो, आपने अमेंडमेंट क्या करनी है? जो थोड़ी बहुत आपसे मिस्टेक्स हुई प्लेंट लिखने में,
उनको आपने जो है वो रिकवर करना है, दोबारा से जो है आपने ठीक करना है, अमेंड करना है, वो भी एप्लीकेशन देंगे, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी आपकी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को, देन आप उसमें जो है वो चेंजिंग कर सकेंगे अपनी प्लीडिंग के अंदर। वो भी आपने उसमें जो है वो कम्प्लीटली काज ऑफ एक्शन चेंज नहीं करनी, ठीक है। इसके बाद हमारा रूल 8 है ऑर्डर 6 का, डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई पर्सन डिनाई करना चाहता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, या वो डिनाई करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसके लिए भी उसने मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं डिनाई करने के लिए, ठीक है। अब वो पर्सन अगर कह रहा है कि जी कोर्ट के सामने पेश होकर किसी जज के सामने कह रहा है कि जी ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये हुआ था, मैं इसको नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये काम आपने नहीं करना। आपने जब डिनाई करना है उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपने करना क्या है, आपने मटेरियल फैक्ट्स बताने हैं, आपने उसमें सॉलिड रीजंस देनी है कि भाई आप उस कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये हमें बता रहा है हमारा रूल 8 ऑफ ऑर्डर 6। इसके बाद हमारा रूल 9 आ गया, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपका दावा जो है, वही बात आ गई पार्टिकुलर्स वाली, कि जो आपका दावा है, जो आपने अपनी प्लेंट लिखी है, जो प्लीडिंग्स आपने की हैं, उसमें जो आपने फैक्ट्स बताए हैं, वो तमाम के तमाम फैक्ट्स जो हैं वो आपने बताने हैं कोर्ट के सामने, ठीक है। उनको आपने बताना है शॉर्टली कि जी इन इन चीज़ों की बुनियाद पर, इन पार्टिकुलर्स की बुनियाद पर जो है वो मैंने ये दावा दायर किया है, ठीक है। इट शैल बी सफिशिएंट इन एनी प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट, ठीक है। कि वो आपने इफेक्ट बताना है, वो काज बतानी है, वो फैक्ट्स बताने हैं कि जिनकी बुनियाद पर आपने जो है वो दावा दायर किया है, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की है, वो किन हकाइक की बुनियाद पर की है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जो कि था हमारे ऑर्डर 6 पे। इसमें रूल्स थे 1 से लेके 9 तक। जो बाकी हमारे रूल्स हैं 12 से लेके 18 तक, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें। तो अगर आपने जो ऑर्डर 1 है, या फिर जो आपके सीपीसी के सेक्शंस हैं, वो आपके मिस हो गए हैं, वो आपने पढ़ने हैं, तो वो हमारे आप प्रीवियस लेक्चर्स में से पढ़ सकते हैं। और जो लो गैट के स्टूडेंट्स हैं, वो स्क्रीन पे जो आपको हाईलाइटेड जो नज़र आ रहे हैं एमसीक्यूज, उनको आपने याद करना है ध्यान से, गौर से, जो है वो हाईलाइट किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।